हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो सौरभ सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ चैप्टर 1 डिस्कस कर रही हूँ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन पर। इंडियन पॉलिटी पढ़ना हो तो आप सभी को एम लक्ष्मीकांत जो है वो सभी लोग कहते हैं भई यही बुक पढ़नी चाहिए और ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, वो आप इन सब वीडियो से ज़रूर समझ जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूँ चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पॉलिटी। तो अपनी पिछली क्लास में हम कहाँ पर थे? हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था 1813 तक के चार्टर एक्ट को। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह से अपने पैर जमा चुकी थी और धीरे-धीरे ब्रिटिश एम्पायर भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंटर कर चुकी थी। वो हर बार नए-नए कानून निकालती थी और हर एक 10 साल के बाद वो कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती थी भारत में। क्या-क्या होता था, वो हम लोग डिस्कस करें। 1833 चार्टर एक्ट, ये क्या था और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसके बारे में भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। चार्टर एक्ट होता क्या था? ये वो सब कानून थे, जो चेंजेस आते थे और चेंजेस लेकर आते थे अपने साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो। हम 1833 में पढ़ेंगे कि यहाँ पर अब वो पोस्ट जो हमने एकदम स्टार्टिंग में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उस समय हमने देखा था कि एक पोस्ट बनी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद है आप लोगों को? मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो इस बात का सही आंसर मुझे बहुत उम्मीद थी और सही आंसर मुझे मिला व्हाट्सएप मैसेजेस में कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बिल्कुल और आप सब एकदम सही हैं, ठीक है? टाइम पीरियड है 1772 से 1785 में ये भारत में थे। तो 1773 में जब यहाँ पर एक्ट आता है रेगुलेटिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल इसलिए क्योंकि पहली बार यहीं पे तो जीत हासिल हुई थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसीलिए, ठीक है? वॉरेन, आर में मैं गड़बड़ कर रही हूँ, इसलिए मैं लिखना चाहती हूँ बिल्कुल करेक्ट ताकि आप लोगों को याद रहे ये। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने 1813 में पढ़ा था कि कंपनी को मोनोपोली राइट्स मिले थे, कि वो व्यापार कर सकती है, लेकिन अब उसे खत्म किया गया, ठीक है? 20 साल का इन्हें मोनोपोली जो दिया गया था, वो खत्म कर दिया गया कि अब ब्रिटेन से और भी कंपनियाँ आके भारत में व्यापार कर सकती हैं। लेकिन अभी भी उनके पास क्या था? चाय और चाइना। जी हाँ, चाय का व्यापार और चाइना में व्यापार इनकी मोनोपोली फिलहाल उनके पास थी। लेकिन 1833 में जब एक्ट पास होता है तो यहाँ पर उनकी मोनोपोली को बिल्कुल एंड कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को ही एंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ठीक से समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 को हम एक तरह से एक और नाम से भी जानते हैं। आप ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं इसे। अभी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, चार्टर एक्ट भी कहते हैं और ये एक्ट जो था, ये कहाँ पर रीटाइटल किया गया था? तो 1833 में एक एक्ट आया था। तो ये सब हिस्ट्री है, ख़ैर इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। फिलहाल ये समझते हैं कि इस चार्टर एक्ट में था क्या? तो यहाँ पर अब सेंट्रलाइज़्ड लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं, अब वो मोस्टली आ जाएँगी एक और पोस्ट के हाथ में। यानी कि अब ये जो पोस्ट है, अब इसे और थोड़ा पावरफुल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, ठीक है? ये मैं सोच रही थी आप लोगों को क्वेश्चन दूँगी, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है? 1833 जो एक्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है वो यही है कि मोनोपोली जो ट्रेड कर रहे थे, उनका एंड कर दिया गया। अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जितना भी वर्क था वो भी एंड है, मिशनरी एक्टिविटी चल ही रही है और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो हमारे एम लक्ष्मीकांत नाथ जी हैं, उनके हिसाब से ये यहाँ पर पॉलिटी के लिए हमें जानना है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853 का, यहाँ पर सिविल सर्विसेज़ स्टार्ट हो जाती है। यस, अब हम सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठ सकते थे, लेकिन भारतीयों के सामने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे कर दिए जाते हैं, टाइट कर दिए जाते हैं, फिर भी हम लोग कहाँ
मानने वाले थे हार और हम सिविल सर्विसेज को क्रैक करते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पर सेपरेट की जाएँगी, एग्ज़ीक्यूटिव की पावर्स अलग हो जाएँगी और लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग हो जाएँगे। इसके बाद एक्ट आता है क्राउन रूल का 1858 से लेकर 1947 का। आप जानते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम पहला मूवमेंट भारत का कौन-सा था? 1857 का रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट के बारे में हम जितना भी जानते हैं, वो अभी तक 50% ही है, ठीक है? ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि यदि आप पर्सनली सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ने लगेंगे, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे या उनके लिखे हुए बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको 1857 रिवॉल्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? अब होता क्या है कि 1 साल के अंदर-अंदर इस रिवॉल्ट को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है? बहुत सारे जो रिवोल्ट मतलब रेवोल्यूशनिस्ट हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं, कइयों को फांसी दे दी जाती है, तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सन थे जो चले जाते हैं। अब होता क्या है कि ब्रिटिश जो एम्पायर है, उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। उनको लगता है, "अरे यार! हम तो इन्हें बड़े कमज़ोर समझ के चल रहे थे, हमारे पास तो इतने सारे बंदूकें थी, वेस्टर्न हमारे पास सारे मतलब गन्स थी, सब कुछ था, फिर भी ये कैसे मतलब इतना बड़ा कैसे रिवोल्ट बन गया और ये हमारे अगेंस्ट ऐसे चढ़ गए हैं, कैसे क्या करें?" तो वही ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, "अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे, अब ब्रिटिश कंपनी के अंडर रूल नहीं होगा, अब क्राउन रूल होगा।" तो एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अबॉलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और पावर्स डायरेक्ट चली जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है? अब यहाँ पर जो पहले हम देख रहे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो चल रहा था पोस्ट, अब वो भी बदल जाएगा। अब यहाँ पोस्ट क्या आ जाएगा? अब पोस्ट आ जाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है? और फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग हो जाएँगे फर्स्ट वाइसरॉय। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, ये एक पोस्ट और बनेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये पोस्ट के बारे में नहीं नॉलेज होती। यानी कि अब जो मेंबर काउंसिल थे, जो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम लोगों ने पढ़े थे ना, अब उनको जो है जवाब देना है वाइसरॉय को नहीं, अब आएँगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया स्टेट फॉर इंडिया। अब देखो क्वीन तो डायरेक्ट नहीं आ सकती थी ना भारत में, तो उन्होंने एक पोस्ट बना दी कि भई ये मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा ईमानदार जो पोस्ट आएगी, जो डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? और जो पोस्ट रहेगी दूसरी है वाइसरॉय ऑफ इंडिया और साथ में आएँगे 15 मेंबर ऑफ काउंसिल। अब यहाँ पे ये 15 मेंबर ऑफ काउंसिल आ रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से अब थोड़ी-सी जद्दोजहद शुरू हो जाएगी क्योंकि अब इंडियंस पढ़ने लग गए थे और वो भी वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियंस को इस बारे में बहुत ज़्यादा सज्ज किया कि भई अब हमें समझना होगा कि अब हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना होगा, ठीक है? अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 का काउंसिल एक्ट जो है, वो बहुत कम पॉइंट्स में दिया गया है बट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि अब यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट होगा लॉ मेकिंग के अंदर, ठीक है? यानी कि लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन जो है इनिशिएट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद एक्ट आएगा 1892 का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है? ये दोनों ही एक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको फिलहाल तो नहीं जाने की ज़रूरत है, बट हाँ, अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आप इसको थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन्स में ज़्यादातर आता है, उसके हिसाब से ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, जिसके बारे में क्वेश्चन्स बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो है 1909 का एक्ट और 1919 का एक्ट। ये दोनों एक्ट को समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है और इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले समझेंगे हम 1892 के एक्ट को। 1892 का एक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन लेके आ रहा था, समझ गए थे? उसके बाद क्या हुआ? अगला एक्ट आता है 1909 इनडायरेक्ट इलेक्शन में पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम्स में अगर एकता होगी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, फिर से जो है कोई बड़ा रिवोल्ट हो सकता है, तो सबसे पहले इंडियन इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अब मुस्लिम्स को ये कहा गया कि भई आप अपनी कम्युनिटी में अगर इलेक्शन लड़ोगे, तो कम्युनिटी के मेंबर्स को सिर्फ़ आपको वोट देना चाहिए। तो हम इस तरह से कानून बना देते हैं, तो हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये मिला मुस्लिम्स को। इससे उनको फ़ायदा नहीं, होने वाले थे नुकसान।
और ब्रिटिशर्स को होने वाले थे फ़ायदे। क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदू में अगर एकता नहीं रहेगी, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो विदेशियों को तो होने वाला था। अब यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा गया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? ये नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इन क्लासेस में आपकी 2 तरह से हेल्प होगी। एक आपको हिस्टोरिकल भी काफ़ी बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब हम 1909 के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है। ये जो रिप्रेजेंटेशन मिला, इसका पता है सबसे बड़ा कारण क्या बना था? 1905 का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिया था डलहौज़ी ने कर्ज़न ने। क्या डिसीजन था वो, जानते हैं? उन्होंने पार्टीशन कर दिया। किसका पार्टीशन? बंगाल का पार्टीशन। क्योंकि बंगाल में उस समय सबसे ज़्यादा लीडर एक्टिव हो गए थे। भारत के लिए एकजुट होके आवाज़ उठाने के लिए सब लोग आगे आ गए थे और ब्रिटिशर्स को यहाँ पर अपना तख्त जो है हिलता नज़र आया। तो कर्जन ने यहाँ पर 1905 में पार्टीशन कर दिया बंगाल का, इस बात पर कि भई पॉपुलेशन ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक से चल पा रहा। तो ये जो हुआ, इससे बहुत बड़ा अपराइज़िंग हुआ बंगाल में। और इसी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी को क्या करना पड़ा, कुछ रिफ़ॉर्म्स के नाम पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझ गए। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है, हम ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, हम एक काम करते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि हमने नाइंसाफ़ी की है, तो मुस्लिम्स को दे देते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स को ये कहा कर थोड़ा भड़काया जा रहा था कि भई 1885 में आईएनसी तो बन गया है, तो हिंदुओं की सुनने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन है, लेकिन मुस्लिम्स को अलग से पावरफुल बनाना ज़रूरी होगा। ये सारी चीज़ें भड़का रहे थे कौन? ऑफ़ कोर्स वो भड़का रहे थे जिनको फ़ायदा था हिंदू-मुस्लिम लड़ाइयों का, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बढ़ा दी गई 1909 में और बहुत सारे चेंजेज़ हुए। तो 1909 के जो ये एक्ट हैं, इसमें जिसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कहा जाता है, अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, पहले जो 16 मेंबर्स थे ना, अब यहाँ पर कितने मेंबर होंगे? 16 से चेंज होकर अब ये मेंबर्स हो जाएँगे 60 मेंबर्स। अब यहाँ पे काउंसिल मेंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब इन्वॉल्व किया जा रहा है ब्रिटिशर्स को भी इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। उतनी पावर नहीं मिलेगी, चिंता मत कीजिए। आपको क्या लग रहा है पावर दे देंगे? पावर नहीं देंगे, बट हाँ, अब उनको दिखाएँगे ज़रूर देखो जी हमने तो आपको इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया, वहाँ पर फिर से डायरकी आएगी। डायरकी का मतलब होता है द्वय शासन। द्वय का मतलब क्या होता है? 2 तरह से शासन, यानी 2 अलग-अलग पोस्ट शासन कर रही हैं। एक है रिज़र्व कैटेगरी और एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिज़र्व कैटेगरी वो कैटेगरी थी कि अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इम्पोर्टेंट जितने भी मैटर होते हैं जैसे डिफेंस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, तो ये जितने भी मैटर्स हैं ये ब्रिटिश ऑफिसर हैंडल करेंगे। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं म्युनिसिपल और कोई भी पंचायती और कोई भी ऐसा मतलब छोटे-मोटे जितने भी डिसीज़न हैं, वो इंडियन मिनिस्टर मैनेज करें। ठीक है? अब लेजिस्लेचर को और ज़्यादा इनलार्ज किया गया और यहाँ पर होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर डिमांड रखी जाती है और शुरुआत हो जाती है, ठीक है? और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो भई हिस्ट्री क्लास में आना होगा, वहाँ पर पढ़ेंगे हम डिटेल में। पॉलिटिकल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उसके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस अगला इम्पोर्टेंट एक्ट आएगा 1935 एक्ट। 1935 का एक्ट ये होगा भारतीय का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसका ब्लूप्रिंट यानी इससे हम काफ़ी कुछ आगे कॉन्स्टिट्यूशन में ले जाने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है, ये कॉपी नहीं है बट इट्स अ ब्लूप्रिंट और वी कैन से दैट कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके रास्ते पे चल के हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करेंगे और थोड़ा बेहतर बनाएँगे। तो ये है आज की क्लास। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और साथ-साथ में आप जॉइन कर लो फटाफट से टेलीग्राम चैनल। कोई भी अगर आपको मैसेज करना है तो ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी कोर्स लेना है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो एंड करंट अफेयर ये डिस्कस करती हूँ मैं। मेरा नाम है ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये बिल्कुल
मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है और पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में जहाँ डिस्कस करेंगे हम 1930